परमाकल्चर अंग्रेजी का शब्द है। इसको अगर तोड़ते हैं, विच्छेद करते हैं, तो परमानेंट और एग्रीकल्चर दो शब्दों का संक्षिप्त रूप है। तो अगर आपको पता है कि आपके पूर्वज कैसे खेती करते थे, तो आपको लगेगा, समझ में आया करिए वो वही चीज़ है जिसको परमाकल्चर के नाम से परोसते हैं। बड़ी अच्छी चीज़ है। अब इसके जो तरीके हैं, जैसे एक सामूहिक रूप में या एक प्रोडक्ट के रूप में अगर हम अंग्रेजी के शब्द को यूज़ करें, तो एक प्रोडक्ट के रूप में अगर देखते हैं मूर्त रूप में, तो ये कहता है कि जो हमारी जलवायु है वो हर चीज़ को प्रभावित करती है। और जलवायु आज के समय में आधी जलवायु की जो प्रदूषण है, जो गड़बड़ी है, वो औद्योगिक कृषि के कारण है। आप समझ रहे हैं? तो इकोलॉजी जो शब्द है, 50% इकोलॉजी जो है इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर की वजह से खराब हो रही है। तो परमाकल्चर कहता है इन दोनों को साथ में लाओ। अंग्रेजी में डिफाइन किया है सब लोगों ने अलग तरीके से। मैंने जो इतने साल 5-10 साल से जो कर रहा हूँ इसका प्रयास, तो उसमें मुझे समझ में आया कि ब्रिंगिंग द इकोलॉजी एंड एग्रीकल्चर टुगेदर। अगले करीब 2030 तक या 2038 तक संयुक्त राष्ट्र संघ का या किसी अंतर्राष्ट्रीय संघ का एक डेटा है कि 50% से ज़्यादा जो आबादी दुनिया की होगी वो शहरों में होगी। और शहरों में क्या होता है पता है आपको? शहर में दो ही काम होता है, पैसे कमाना और उससे भोजन खरीदना। तो भोजन जो खरीदेंगे, और जब आधी जनता शहर में आ जाएगी, माने आधी जनता खाना उगाना छोड़ देगी, और शहर बड़ा हो रहा है, तो उगाओगे कहाँ? तो उगाओगे अपने छत पे, उगाओगे अपनी बालकनी में, उगाओगे अपने ऐसे ड्रम में कि हम कैसे ड्रम में छेद करके उगा रहे हैं। ये उगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 16 कलाओं में एक कला है कृषि, और ये ऋषियों की तरफ से आया है, इसीलिए इसको ऋषि कृषि कहा हमने। तो खुद से भोजन उगाना, ये अगले जनरेशन को, अगले पीढ़ी को सिखाना पड़ेगा हमने, क्योंकि जनरेशन गैप है। पता है आपको, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक रिपोर्ट है कि द जनरेशन टुडे ऑफ फार्मर्स इज द लास्ट जनरेशन इन द वर्ल्ड। ये किसानों की अंतिम पीढ़ी है दुनिया में। माने क्या? इसके बाद किसान नहीं मिलेंगे। चलो ठीक है, आपको किसान नहीं चाहिए, लेकिन किसानी की जो कला है ना, वो उन्हीं के साथ खत्म हो जाएगी। पुरानी बातों को छोड़ देते हैं, आज की बात को। आज मान लो आप किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, आपने छुट्टी ली 1 महीने की, या बच्चे का ग्रीष्म अवकाश आया। कहाँ जाते छुट्टियाँ मनाने? जहाँ कंक्रीट ज़्यादा है वहाँ जाते हैं, या वैसी जगह पे जाते हैं जहाँ पानी, झरना है, जंगल है, पहाड़ हैं, कुछ शेर, चीते, बाघ देखने को मिलते? कहाँ जाते हैं? ये हमारा ना अंदर से आता है, ये कॉमन है, ये कॉमन डेस्टिनेशन है। छुट्टियाँ मिली तो हम उसी जगह पे जाएंगे जहाँ हरियाली ज़्यादा हो। तो प्रकृति से तो हमारा ऐसा ही संबंध है। और बीमार होते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर कहता है उबाल के खाना, कच्चा खाना, और इसी को अगर वेद से जोड़ोगे तो कहता है कच्ची चीज़ों में प्राण शक्ति ज़्यादा होती है, वो पच जाता है जल्दी, उससे अपच नहीं होता या आव नहीं बनता पेट में, स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, पेट साफ रहता है। प्रकृति से हमारा यही तो संबंध है। दिन में 3 बार, कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं कि थ्राइस इन अ डे यू नीड ए फार्मर। प्रकृति से हमारा अन्योन्याश्रय संबंध है। इस चीज़ को हम समझते हैं, मूर्त रूप में जितना जल्दी ले आएंगे, प्रकृति की जो आयु है ना बढ़ेगी, तो हमारी भी आयु बढ़ेगी, है ना? देखो अभी वर्ल्ड फूड डे आ रहा है हमारा ना, विश्व खाद्य दिवस। तो अब अगर भोजन को विश्लेषण करें हम, बीज से लेकर आपके थाली तक पहुंचने में एक एक कदम पर शुद्धता का रहना बड़ा ज़रूरी है। हमने कालांतर में पिछले 70-80 साल में एक नारा दिया कि आपकी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इंसानों की ज़मीन नहीं बढ़ रहा, धरती में जो खेती के लायक जो ज़मीन है, भूभाग है, वो निश्चित है, वो नहीं बढ़ रहा, तो फिर आगे भोजन का अभाव आ जाएगा। और हम कहीं ना कहीं ये मान के चलने लगे कि पहले जो जनसंख्या रहती थी, सदियों पहले, जो भी इतिहास कहता है हमारा, उस वक्त भोजन का उनको कैसे मैनेज करते थे, जनसंख्या तब भी होती थी, तब भी बच्चे पैदा होते थे, कैसे उन्होंने उसको पूरा प्रयास रखा सही रखने का, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। भावपूर्ण भोजन जब पकता है तो उससे शुद्ध खून बनता है, इसीलिए घर का बना हुआ भोजन शुद्ध होता है। तो पर्माकल्चर आपको कहता है बीज जो ज़मीन में डाल रहे हैं ना, आपका खुद का होना चाहिए, बाजार से नहीं लाना।
और बीज को ज़मीन में डालने से पहले खेत को, मिट्टी को उपजाऊ बनाना पड़ता है। तो उपजाऊ बनाने के लिए, जो उपज शक्ति बढ़ाने के लिए जो भी हम चीज़ें लाते हैं, वो भी बाज़ार से नहीं लाना, वो भी आपका खुद का होना चाहिए। गाय का गोबर हो, पेड़ पौधे के कटे हुए डालियाँ हो, कुछ पत्ते हो, जो भी हो, उन्हीं को सरा के करना। 2 चीज़ हो गया। अब देखो, बीज के ऊपर 23% का खर्चा है किसानों का आज के कृषि व्यवस्था में, जो आधुनिक तकनीक है, कहते हैं कि रासायनिक खेती में। और 60% खर्चा है उनका फर्टिलाइज़र के ऊपर, उत्पादक चीज़ें बढ़ाने के लिए वो जो फर्टिलाइज़र खरीदते हैं, रसायन खरीदते हैं। तो टोटल 83% का खर्चा है, 17% इनकम है। तो ये कहाँ से इकोनॉमिकल हो गया भाई? और जब हम बीज अपना ले रहे हैं, माने 23% बचा लिया, और खाद भी अगर अपना हो गया तो 60% बच गया, तो 83% बच गया ना। तो बाकी जो बचा खर्चा वो कृषक का हुआ, पानी का खर्चा, कार्मिकों का खर्चा, बस उतना ही हुआ। तो 20-25% खर्चा जो 83% होता था, वो आ गया 20-25% पर। तो मुनाफा हुआ कि नहीं हुआ? तो पर्माकल्चर की जो तकनीक है ना, ये समझना बड़ी ज़रूरी है। इसीलिए हमने कहा कि जो आजकल पढ़ाई लिखाई करके, नौकरी करके तंग आ चुके हैं, पैसे कमा के बहुत हो गया, अब उनको लगता है कि कुछ प्रकृति से जुड़ा जाए। आइए सीखते हैं। उगाना एक कला है, जैविक तरीके से सीखते हैं। ऋषियों ने जिस तरह से किया उसको सीखते हैं, नाम कुछ भी हो। पर्माकल्चर वही कहता है, जानवरों को लाइए। भारत में गाय पूजी गई क्योंकि उनके गोबर में जल को संग्रह करने की शक्ति होती है। आपको पता है, 1 किलो गोबर में 17 लीटर पानी को संरक्षण करने की शक्ति होती है। जितने लोग इस धरती पर हैं, सबको अच्छे से भोजन मिलेगा, इसमें कमी नहीं आएगी। थैंक यू सो मच।